वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे और आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोगों से कहा जा रहा है इफ़ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर सो दैट दी C vector cross product with A vector cross B vector is equals to 0। सो ये हमारा पहला पार्ट है और दूसरे पार्ट में कहा जा रहा है इज कन्वर्स ट्रू। सो हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें हम लोगों से कहा गया है कि ए बी और सी अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो अगर हम लोग इसको ड्रॉ करना चाहेंगे तो ये हमारा सपोज ए वेक्टर है, ये हमारा सपोज बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। तो अगर अब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो जो ए क्रॉस बी होगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये ओनली पॉसिबल है अलोंग सी। सो अगर हम ए क्रॉस बी ढूंढेंगे तो ये ओनली पॉसिबल है अलोंग द एक्सिस ऑफ सी। सो अगर सपोज हमने ए क्रॉस बी किया तो वो तो एक वेक्टर ही होगा, उसको अगर हमने डी कहा ऐसा हमने लेट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो है सपोज हमारा डी के इक्वल हो रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड डी वेक्टर है ये दो ही पॉसिबल है, आइदर 0 होगा और 180 डिग्री होगा। अगर इस डायरेक्शन में होता तो 0 और अभी इधर हो रहा है तो 180 डिग्री होगा। तो अभी देखिए अगर हम लोगों को इस सिचुएशन में फॉर दिस एंगल अगर सी क्रॉस प्रोडक्ट डी करना होगा तो ये क्या हो जाएगा, सी वेक्टर डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। सो साइन आइदर 0 लेंगे और 180 लेंगे, ये 0 ही होगा। तो इस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट हो जा रहा है। जो सेकंड पार्ट है उसमें कहा जा रहा है कि क्या कन्वर्स ट्रू होगा। उसका मतलब ये कि अगर इन तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो क्या ये तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि देखिए अगर हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर को पैरेलल लिया तो उस इंस्टेंट ए क्रॉस बी वेक्टर अगर हम लोग करेंगे तो ये हमारा 0 आएगा। और फिर अगर 0 और सी का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, सी क्रॉस 0 करेंगे तो ये वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। तो इस तरह ये तीनों तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं हुए लेकिन इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो रहा है, सो ये ट्रू नहीं होगा। जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 17। उसमें क्या कहा जा रहा है, ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए गिवन स्ट्रेट लाइन विद कॉन्स्टेंट स्पीड v एट सर्टेन टाइम इट इज़ एट point P on the straight line path O is fixed point so that OP cross V is independent of the position। तो देखिए इसमें हम लोग क्या कहा जा रहा है कि हमारा एक पार्टिकल है जो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है। तो ये सपोज हमारा एक स्ट्रेट लाइन पाथ है और यहाँ कहीं हमारा अगर O एक फिक्स पॉइंट है तो अगर इस पार्ट में अगर हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है तो जो हमारा वेलोसिटी होगा वो इसी पाथ के लॉन्ग होगा, मीन्स वेलोसिटी वेक्टर हमारा कहीं यहाँ कहीं होगा। अब किसी पॉइंट में कहा जा रहा है किसी इंस्टेंट हमारा पार्टिकल अगर पी पॉइंट पर है तो हम लोगों से कहा जा रहा है कि जो ओ पी ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर बन रहा है उस इंस्टेंट में उसका क्रॉस प्रोडक्ट विथ वी जो होगा ये इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन होगा। तो सपोज अगर हमने यहाँ से ये जो पॉइंट है इसका अगर हमने नाम ओ रखा और ये पॉइंट हमारा ओ है, इसका एम और ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट हमारा पी है। सपोज किसी दूसरे इंस्टेंट जो हमारा पार्टिकल है वो पी डैश पॉइंट पर पहुंच रहा है तो इस इंस्टेंट जो हमारा ओ पी डैश होगा वो हमारा बन जाएगा पोजीशन वेक्टर। तो सपोज हमारा यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर ओ पी है और ये जो वी है हमारा वेलोसिटी वेक्टर। सो अगर हम लोग ओ पी और v के बीच का एंगल को सपोज यहाँ पर हमने थीटा कहा और इस इंस्टेंट हमने इसको थीटा डैश कहा, तो अगर हमारे पास दो पॉइंट के लिए अगर दो कंडीशन लिखेंगे सो फर्स्ट वाले में अगर हम लोग ओ पी क्रॉस प्रोडक्ट विथ अगर v करने का ट्राई करेंगे तो ये हमारा क्या होगा,
तो ये देखिए ये हमारा बन जाएगा ओ पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी वेक्टर और इनके बीच का जो एंगल है उनका साइन थीटा लेना होगा। सो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा। सपोज़ ओ पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा ओ पी है, ये वी है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है ये हमारा वी है, तो इसको हम लोगों ने वी लिखा। और जो साइन थीटा का वैल्यू होगा वो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो इस ट्रेंगल में ओ एम परपेंडिकुलर और ये हमारा हाइपोटेनस, सो ओ एम अपॉन हाइपोटेनस हमारा ओ पी हो जाएगा। सो इसका जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होगा, सो इसका वैल्यू वी ओ एम हो जाएगा। तो फर्स्ट केस से हमें जो ओ पी क्रॉस वी आएगा उसका वैल्यू वी ओ एम होगा। जो सेकंड केस होगा उस इंस्टेंट जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो ओ पी डैश है और इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमको लेना होगा वी के साथ। तो ये जो वैल्यू आएगा ये हमारा क्या होगा, तो ओ पी डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर हमें इनके बीच का एंगल का साइन कंपोनेंट लेना होगा। सो ये जो वैल्यू आएगा हमारा वो क्या होगा, ओ पी डैश इसका मैग्नीट्यूड और ये हमारा वी, और जो साइन थीटा है वो यहाँ पर हमारा साइन थीटा 1 और साइन थीटा डैश, सो इसको साइन थीटा 1 ही रखते हैं। तो ये वैल्यू हमारा साइन थीटा 1 हुआ। तो इस इंस्टेंट हम लोग को साइन थीटा 1 का जो वैल्यू है वो आएगा हमारा इस एंगल में। अगेन ओ एम जो है वो हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा। सो इसको मल्टीप्लिकेशन ना लिख के कि कन्फ्यूज़न ना हो कि अगेन ये क्रॉस प्रोडक्ट टाइप। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका जो वैल्यू आएगा वो ओ एम अपॉन अगेन हाइपोटेनस जो हो जाएगा वो ओ पी डैश हो जाएगा। सो जो वैल्यू आएगा इसका वो वी ओ एम आएगा। सो इस तरह देखिए जो पोजीशन वेक्टर और पोजीशन के चेंज होने से जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिज़ल्ट है वो सेम ही आ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ओ पी क्रॉस प्रोडक्ट विथ वी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन के चेंज होने से भी हमारा सेम ही रिज़ल्ट आ रहा है। तो इस तरह ये हमारा जो है वो 17th हो जाता है। जो नेक्स्ट है वो हमारा 18th, उसमें कहा जा रहा है द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय एक्सप्रेशन। सो जो फोर्स है उसके लिए एक एक्सप्रेशन दिया गया है क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और कहा जा रहा है सपोज ई इज़ अलोंग एक्स एक्सिस। सो जो हमारा ई वेक्टर है दैट इज़ अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इधर हमारा एक्स एक्सिस है। और कहा जा रहा है जो बी वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस है। सो ये जो बी वेक्टर है हमारा ये अलोंग वाई एक्सिस है। सो बी वेक्टर इज अलोंग वाई एक्सिस। तो बी वेक्टर हमारा वाई एक्सिस के अलोंग है। तो हमसे कहा जा रहा है इन व्हाट डायरेक्शन एंड विथ what minimum speed v should a positively charged particle be sent so that the net force on it is 0। so minimum value of v और डायरेक्शन हम लोगों से पूछा जा रहा है ताकि जो नेट फोर्स हो इस पर वो 0 बने। तो अभी देखिए जो हमारा ई वेक्टर है दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस है और बी वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है, और सपोज़ ये जो हमारा डायरेक्शन है वो जेड एक्सिस का डायरेक्शन है। तो देखिए हमको मिनिमम वैल्यू लेना है v का। तो मिनिमम वैल्यू कब पॉसिबल होगा इसमें कि जब देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड हो रहा है क्यू भी क्रॉस b है, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्यू भी बी साइन थीटा के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो सपोज़ ये वैल्यू अगर कुछ हमारा एफ डैश के इक्वल हो रहा है तो ये इन सारे टर्म पर डिपेंडेंट हो रहा है। तो अगर देखिए इसमें हमें साइन थीटा का वैल्यू जब हम लोग 90 डिग्री रखेंगे तब यहाँ पर जो वैल्यू आएगा उस कंडीशन में v का वैल्यू जो होगा वो मिनिमम होगा। ऐसा क्योंकि देखिए जब हमने कुछ अदर देन मीन्स ये अगर फोर्स हमारा कांस्टेंट है
और उस टाइम ये भी फिक्स है, एक बार चार्ज दे दिया गया तो ये भी फिक्स है, बाकी सारे पैरामीटर फिक्स है। और अगर हम सपोज करें कि v और थीटा में ही हमारा चेंज होना है, तो उस कंडीशन अगर हमारा जो है थीटा का वैल्यू से मीन साइन थीटा का टर्म से हमको मैक्सिमम मिलेगा, तब भी उसको कांस्टेंट रखने के लिए उस प्रोपोर्शनेट में v को मिनिमम होना पड़ेगा। तो इस तरह जो हमें थीटा का एंगल होना चाहिए वो हमारा जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। और ये एक्सिस हम लोगों ने जेड एक्सिस लेना है। तो अभी अगर इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारा बी वेक्टर यहाँ है, तो बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमें वी वेक्टर से लेना है। तो जो क्यू ई फोर्स बनेगा दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस ही बनेगा, क्योंकि ई वेक्टर जो है वो हमारा अलोंग एक्स एक्सिस है। अब नेट फोर्स जीरो बनाने के लिए इस फोर्स को हमें इसका काउंटर फोर्स बनाना पड़ेगा। तो इसका जो काउंटर फोर्स ये कब बन पाएगा, कब पॉसिबल है, जब ये इस डायरेक्शन में फोर्स बन पाए, मीन्स क्यू भी क्रॉस बी जो है वो इस डायरेक्शन में बन पाए। तो इस डायरेक्शन में बनने के लिए सपोज अगर हमारा वेलोसिटी वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस है, तो इस टाइम पर हम लोग अगर v क्रॉस b करेंगे, तो हम अगर इधर राइट हैंड पाम रखेंगे और b के डायरेक्शन में अगर हम लोग कर्ल करेंगे, तो जो हमारा v क्रॉस b आएगा दैट विल बी अलोंग ये, मीन्स इस डायरेक्शन में हमारा आएगा। तो इस तरह हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल should be along z एक्सिस। सो जब ये z एक्सिस पे होगा तब इस फोर्स को वो काउंटर कर पाएगा। तो नेट फोर्स जीरो बनाने के लिए अगर इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कहा, तो इस डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट आएगा उसको हमने नेगेटिव कहेंगे। और यहाँ पर हमने साइन थीटा पहले से ही 90 लिया है, सो ये जो वैल्यू आएगा वो क्यू भी बी के इक्वल हो जाएगा। और इस इंस्टेंट जो फोर्स आएगा वो हमारा नेट फोर्स जीरो होगा। हम इसको भी वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं। तो ये नेट फोर्स हमें जीरो रखना है, सो ये q और q का वैल्यू कैंसिल होगा। तो जो v वेक्टर का जो वैल्यू आएगा वो हमारा हो जाएगा रेशियो ऑफ e वेक्टर एंड b वेक्टर। तो इस प्रकार जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो जाता है। जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 19। इसमें हम लोगों से कहा जा रहा है गिव एन एग्जाम्पल फॉर विच ए डॉट प्रोडक्ट विथ बी, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर, बट ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू सी वेक्टर। तो देखिए इसको हम लोग किस तरह देख सकते हैं। सपोज हमारे पास देखिए इसमें दोनों में कॉमन b है, तो सपोज हमने इसको अगर b वेक्टर कहा और ये जो है इस टाइम अगर हम लोग इसको a वेक्टर कहे, तो यहाँ पर देखिए ये a और b के बीच को हमको लेना है डॉट प्रोडक्ट। सो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा डॉट प्रोडक्ट के लिए आएगा कॉस थीटा, सो कॉस 90। तो कॉस 90 a डॉट b इस इंस्टेंट में कॉस 90 होने से ये क्या हो जाएगा, तो जीरो बन जाएगा। और अगर सपोज दूसरे इंस्टेंट ये हमारा बी वेक्टर फिक्स ही था, जो सी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हम लोग ए वेक्टर से थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, ताकि ये दिखाने के लिए कि ए वेक्टर इज़ नॉट इक्वल टू सी वेक्टर, बट इनके बीच का एंगल अगेन 90 डिग्री ही हो, इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री। तो अगेन जो ये हमारा क्या होगा, सी वेक्टर होगा। ए वेक्टर हमने इधर ले लिया है, सो इस वेक्टर को हम नॉट इक्वल टू ए वेक्टर रखेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो सी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर, ये अगेन हमारा जीरो ही रहेगा। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर following the condition a vector is not equal to c vector। सो इस तरह हमारा 19th हो जाता है। थैंक यू।